हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्स आरती एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखते ही देखते हम लोग उसके 5th वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं। हमने पार्ट 4 में ओहम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और ओहम्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ये हमें ओहम जी ने बताया था और हमने देखा था कि V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर हम हटाए तो हमें यहाँ पे इक्वल टू करके एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और वो जो कांस्टेंट है वो है हमारा R। तो हमने फॉर्मूला बनते हुए देखा था V इज इक्वल टू IR। सो V इज इक्वल टू IR वॉज द फॉर्मूला ऑफ ओहम्स लॉ। हमने ये भी समझा था कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है दिस इज गोइंग टू गिव अस करंट। इन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस कहते हैं। तो ये लोग ऐसे सीधा फ्लो करना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो वायर है मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है, तो इस कॉपर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, कहीं कहीं पे प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ये जो प्रोटॉन्स है, ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये इनके रास्ते के बाधा बन जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो है हिंड्रेंस आ जाता है एंड व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद देम। और कोलाइड कर करके ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ वहाँ मुड़ जाते हैं और जिसके कारण ही हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसे टकराते हैं तो ये हटते क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं हटते क्योंकि हमने प्रोटॉन का कंपैरिजन देखा था इलेक्ट्रॉन के साथ। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, इतना टाइम्स हैवी है हमारा प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रोटॉन को जब टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो उसको हटा नहीं पाएगा क्योंकि इतना भारी है वो प्रोटॉन। इसीलिए वो अपने आप ही इधर उधर हट जाएंगे और इसके कारण रेजिस्टेंस आ जाता है। ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था। अब हमने ये देखा कि V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूले से हम लोग R को डिराइव कर सकते हैं V अपॉन I। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। बोलता है कि यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला निकला ये तो इन तीनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे निकला, V इज इक्वल टू IR के रिलेशनशिप पे। लेकिन यहाँ पे जो V है इसका अपना खुद का इंडिविजुअल फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे जो I है इसका भी एक इंडिविजुअल फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q बाई T। सो मेरे को एक अलग सा फॉर्मूला चाहिए। तो आज हमारे पार्ट 5 का मेन मकसद ये है कि हम लोग रेजिस्टेंस का एक अलग सा फॉर्मूला निकाल के दे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, इसको ढूंढा किसने था? जिसने रेजिस्टेंस की खोज की थी उसी ने। तो रेजिस्टेंस की खोज किसने की थी? ओहम भाई साहब ने। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये ओहम को जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि ओहम जी ने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में टेम्परेचर को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ओहम्स लॉ में वो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब ये कि वो टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट मानते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किए थे। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग टेम्परेचर को एज अ फैक्टर अभी नहीं मानेंगे, लेकिन क्या वो एक फैक्टर होता है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर L। सो लेंथ ऑफ कंडक्टर फैक्टर कैसे हुआ? अगर मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा सर्किट है, इतना सा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। सो इस सेल से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो फ्लो कितना कर पाएंगे? इतना सही फ्लो कर पाएंगे। ठीक है ना, ये इतना ही फ्लो करेंगे। लेकिन अगर मैं एक सर्किट बड़ा ले लूँ जिसमें मैं काफ़ी सारा वायर यूज़ करूँ, ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इसमें। अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे रास्ता छोटा था, इसका मतलब वायर भी छोटा, रास्ता भी छोटा, इसका मतलब जो रास्ते के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आने वाले होंगे वो भी कम होंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने इसका सर्किट बड़ा कर दिया, वायर को लंबा बना दिया, तो वायर लंबा बनते ही इसके अंदर जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से टकराने की संभावना होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ही लंबे रास्ते में जा रहे हैं अपने गाड़ी को लेके, तो आपके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर आप 5 मिनट के रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वहाँ पे ट्रैफिक भी उतना नहीं है, तो आप किसी तरह बच बूझ कर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच गए, तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। ऑब्वियसली बात है, जितना लंबा ट्रैवल करोगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी रास्ते में, उतने ज़्यादा संभावना होगी टकराने की। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप टकरा ही जाओगे, बट मैं कह रहा हूँ कि द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन विल बी मोर व्हेन यू टेक अ लॉन्गर रोड। इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज क्वाइट लेस। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जब ये ज़्यादा ट्रैवल करेगा उस केस में, तो वहाँ पे टकराएगा भी ज़्यादा इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कम ट्रैवल करेगा तो कम टकराएगा। इसीलिए क्या है कि लेंथ के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका मतलब ज़्यादा लेंथ रहा तो फिर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा, और अगर कम लेंथ रहा तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। इसका मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या? जैसे अगर मेरे पास ये एक वायर है, तो ये वायर में ये जो पार्ट होता है ये तो गोल होता है, कोई भी वायर ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। सो दिस पार्ट इफ यू कंसिडर इज गोइंग टू बी अ सर्कल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट। सिलेंडर में ये जो सर्कल वाला पार्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो अगर मेरे पास एक चौड़ा सा वायर है, तो इसके थ्रू मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा फ्लो कर पाएंगे। अगर मेरे पास एक पतला सा वायर है, ऑब्वियसली बात है इसमें नंबर ऑफ चार्जेस कम फ्लो कर पाएंगे। इसका मतलब जब एरिया ज़्यादा था तो इसमें से चार्जेस ज़्यादा गए तो करंट भी ज़्यादा हो गया, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस कम होगा, तभी करंट ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है। इसका मतलब करंट का रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि एरिया ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा होता है, और अगर करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। अब अगर मैं बीच में से यहाँ पे करंट को हटा दूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि एरिया जैसे ही बढ़ जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर एरिया कम है तो करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कम फ्लो करेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तभी करंट कम फ्लो कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं फिर से अपना आई हटा दूँ, फिर से एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बना। इसका मतलब एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आई होप आप ये दो चीज़ समझ पाए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर्स जो हमें अब समझ में आए, इनके बेसिस पे हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने की कोशिश करूँ और यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, तो मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आवाज़ आ रही है कुछ? हाँ, कांस्टेंट। तो मुझे R इज इक्वल टू यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, जो कि होता है सिंबल रो, RHO रो, ठीक है। और यहाँ पे है L/A। इसका मतलब R इज इक्वल टू रो L/A। ये मेरा रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला आ गया। सर ये रो क्या है? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये जो रेजिस्टिविटी है, पहली चीज तो ये कि ये नेचर ऑफ
मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टिविटी है, दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पे कॉपर लगाया तो इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, अगर आपने यहाँ पे सिल्वर लगाया तो इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने दो कॉपर वायर लगाया, एक का लेंथ अलग था, दूसरे का लेंथ अलग था, तो लेंथ के चेंज होने से हमारा रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर द गिवन टाइप ऑफ सब्सटेंस। आपका नेचर ऑफ मटेरियल जब तक सेम है तब तक आपका ये जो वैल्यू ऑफ रो है, ये जो हमारा यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया रो, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ये आपके एल और ए को चेंज करने से नहीं बदलता, ये सिर्फ बदलता है आपके नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करने से। अगर आपने यहाँ पे कॉपर के बदले सिल्वर लगा दिया तो आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग आ जाएगी। आपने उसके बदले एल्यूमिनियम लगा दिया तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो क्या है ये चीज रेजिस्टिविटी? एक सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर मैंने सिल्वर लिया तो उसके पास कुछ रेजिस्टिविटी है, जो कि सिल्वर वायर का कुछ भी लेंथ लीजिए, कुछ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीजिए, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह कॉपर लिया तो रेजिस्टिविटी सिल्वर से अलग हो जाएगी, लेकिन उसका कोई भी लेंथ, कोई भी एरिया ले लीजिए, वो रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। क्या है ये कांस्टेंट? क्या है ये रेजिस्टिविटी? समझिए इसको। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि 10 घंटे पढ़ सकता है। 10 घंटे पढ़ सकता है, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है ना? इसका मतलब 10 से ऊपर तो कभी नहीं पढ़ सकता, 10 से कम वो पढ़ सकता है। ठीक है ना? तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो 10 घंटे पढ़ने वाली एबिलिटी है, ये उसकी रेजिस्टिविटी है, ऐसा समझिए। ठीक है ना? सो अगर रेजिस्टिविटी उसके 10 घंटे पढ़ने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्या वो रोज 10 घंटे पढ़ रहा है? नहीं, वो किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। अगर अगले दिन उसके घर में कोई भी गेस्ट ना आए, वो एकदम शांति से उसको जो है एकदम मम्मी डंडा लेकर बैठा दे, तो वो हो सकता है उस दिन 6 घंटा भी पढ़ ले। अब एग्जाम आ चुका है, एग्जाम के एक रात पहले वो उस दिन जो है एकदम 9 साढ़े 9 घंटे पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि वो डेली बेसिस पे कितना पढ़ता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कभी घर में गेस्ट आए तो कम पढ़ा, ठीक है ना, कभी मूवी देखने चला गया तो कम पढ़ा, कभी जो है मम्मी ने डंडा लगा के उसको बिठा दिया एकदम कि आज बैठ के पढ़ना ही है पढ़ना, तो फिर उसने जो उस दिन 6 घंटे पढ़ लिया। एग्जाम आ गया तो एग्जाम से एक रात पहले उसने 9 घंटे भी पढ़ लिया। इसका मतलब क्या कि सिचुएशन के हिसाब से उसके डेली पढ़ने का जो अमाउंट है, जो टाइम है, वो डिफर कर रहा है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी वो है कि जो एक मटेरियल के अंदर हमेशा कांस्टेंट है कि मैं करंट को इतना रोक सकता हूं, ये मेरी मैक्सिमम एबिलिटी है। रेजिस्टिविटी इज द मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टॉप द करंट। ठीक है ना? तो एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स है, उसकी मैक्सिमम एबिलिटी, उसका टोटल कैपेसिटी। ठीक है ना? अब ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस क्या है फिर? रेजिस्टेंस है जो कि फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, लेंथ घटा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया अगर एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस उसके डे टू डे पढ़ने की तरह था, कभी 2, कभी 6, कभी 9। और रेजिस्टिविटी ये उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे उस बच्चे का 10 घंटे का था, ये वैसा है। इसका मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है उसकी मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टॉप द करंट। बट जो रेजिस्टेंस होता है ये चेंज होता रहता है लेंथ और एरिया के साथ साथ। ठीक है ना? तो ये डेली बेसिस पे एज पर द सिचुएशन, लेंथ एंड एरिया और ये सारे सिचुएशन चेंज होते रहेंगे। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, जो भी हमारा नेचर ऑफ मटेरियल है उसके हिसाब से। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, सिल्वर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। इस तरीके से सबकी रेजिस्टिविटी अलग होती रहेगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा कौन करंट को रोक पाएगा? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम किसकी होगी? कंडक्टर्स की। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में भी कुछ होंगे क्या? जी बिल्कुल होंगे। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी को कंपेयर करें, सो रेजिस्टिविटी में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की। ठीक है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मतलब वो मेटलॉइड्स जैसे जर्मेनियम,
सिलिकॉन, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह ही बिहेव कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी अपना कभी मोबाइल खोलेंगे, कभी रिपेयर वगैरह के लिए आपने खोला, या आपने कभी अपना कंप्यूटर का जैसे लैपटॉप का पीछे का मदरबोर्ड खोला, तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। उस ग्रीन कलर के बोर्ड पे बहुत छोटे 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 कुछ कुछ माइक्रोचिप्स होते हैं। वो सब आपके सेमीकंडक्टर से बनते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एसेट्रा। रेजिस्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स का, उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर्स का, उसके बाद आती है बारी एलॉयज की। एलॉय मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और समटाइम्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो है। और उसके बाद सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है हमारे कंडक्टर्स की। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कंडक्टिविटी पूछ दे तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी, तो फिर उस केस में कंडक्टर सबसे अच्छे कंडक्ट करते हैं, उसके बाद होंगे अलॉयज, उसके बाद होंगे सेमीकंडक्टर्स, और सबसे खराब कंडक्टिविटी होगी इंसुलेटर्स की। और रेजिस्टिविटी में इसका उल्टा होगा। आई होप आप रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना। सो अब हम लोग वापस से अपने मुद्दे पे जाते हैं, जो कि हमारा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रेजिस्टेंस को हमने एक अलग तरीके से फॉर्मूला से वो कर दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने देख लिया। और वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यहाँ पे अब मैं अपना थर्ड फैक्टर लिख सकता हूं कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में द थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल इज रो। तो ये है हमारे तीन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। दिस इज एज पर ओहम्स लॉ। ये एज पर ओहम्स लॉ के हिसाब से दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है। सो अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो दो बेसिस पे होंगे। पहला ये फैक्टर पे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है रो एल बाई ए, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। और दूसरा कि अगर हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो क्या मैं रो का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? तो रो का जो फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे R को छोड़ दीजिए, ए को इधर कर दीजिए और लेंथ को नीचे ले आइए। सो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आर ए, और लेंथ नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड बाय एल। सो इससे हमारे पास एक रो का भी फॉर्मूला आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओहम। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। और यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टिविटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट अभी हम लोग निकालते हैं। देखिए, अब अगर हमारे पास यहाँ पे रो है और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है जिसका होता है ऐसा यूनिट ओहम, यहाँ पे एरिया है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ का होता है मीटर्स। अब ये जो मीटर स्क्वायर है एरिया का, इसको मैं ऐसा स्प्लिट करके मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ। अब नीचे के एम से इसका एम कट गया, जिससे कि हो जाएगा रो ओहम मीटर। तो रो इज इक्वल टू ओहम मीटर, हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज रिटन एज ओहम मीटर। ठीक है। सो इसमें ओहम था, इसमें ओहम मीटर है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दोनों के ही न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बट दिस वाज एज पर ओहम्स लॉ। अगर मैं ऐसे ओहम्स लॉ के हिसाब से नहीं, जनरल तरीके से बात करूं कि कौन कौन से पैरामीटर पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो उसमें एक और फैक्टर ऐड होगा, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों और ये किस तरीके से इफेक्ट करता है और इससे क्या क्या थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक साथ सब के सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो अब बने रहिए, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। अगर मेरे पास ये एक सर्टन पीस ऑफ वायर है जिसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं और इनके बीच बीच में ऐसे कुछ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स रास्ते के बाधा बन रहे हैं, रास्ते के कांटे बन रहे हैं। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बच बच के जाएंगे, धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे, तो शायद ये टकराएंगे नहीं, शायद ये आराम से निकल पाएंगे। अगर ये धीरे धीरे जाएंगे तो, ठीक है ना। अब अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है,
इफ समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उस मूवमेंट के लिए उसको कौन सी एनर्जी चाहिए? उसको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ धीरे धीरे जाएंगे? अब तो ये एकदम तेजी से जाएंगे। अगर ये तेजी से जाएंगे इसका मतलब ये ज्यादा कोलाइड करेंगे। अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करने लगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करने वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिकॉज दे विल कोलाइड मोर। सो अगर मैं बीच में से इस काइनेटिक एनर्जी को हटा दूं तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आई होप ये एक तरीका से आपको समझ में आ गया। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बढ़ जाती है। इसका मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है टकरा ज्यादा रहे होंगे। अगर ये ज्यादा टकराएंगे, दो चीजों के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, तो द कोलिजन विल क्रिएट सम फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सम हीट। इसका मतलब अगर सर्किट में आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहा तो उससे भी सर्किट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज ओके, हमने तो देख लिया। अगर कभी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो इनके बीच का कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा तो सर्किट का टेम्परेचर भी ज्यादा। आई होप ये समझ में आया। सो अब देखिए किस तरीके से अभी हमने जो फैक्टर्स पढ़े, और अभी हमने ये जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये फैक्टर पढ़ा, इन दोनों को हम लोग मिला के किस तरीके से एक नया कंसेप्ट ले आते देखते हैं। अब आपने कोई हीटिंग डिवाइस देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन सम हीटिंग डिवाइस। सो जो आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इन हीटिंग डिवाइसेस में सबसे पहली बात तो ये कि एलॉय का यूज होता है। क्या यूज होता है? एलॉय। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, ये एक अलॉय है। तो ये जो नाइक्रोम अलॉय है इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारी इस्त्री होती है। उसके बाद अवन जिसके अंदर आप जो है केक वगैरह बेक करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं आप अगर इनको देखेंगे, जैसे अगर आपने मान लो कि एक ओवन लिया, ये कांच लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है केक को बेक करने के लिए हमारे पास एक ओवन है, ठीक है। अगर आप इसके नीचे का बेस खोल लेंगे कभी, ठीक है, घर में मत खोलना, वो रैंचो की तरह स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ भी मत करते रहना, ठीक है। अगर लेकिन आपने कभी इस ओवन को खोला, आपको अंदर जो है एक ऐसा कॉइलिंग प्लेट दिखाई देगा, यू विल फाइंड अ कॉइल लाइक दिस। ऐसे ही आपके इंडक्शन ओवन में भी होता है। वो जो इंडक्शन ओवन प्लग इन करके हम लोग खाना नहीं बनाते, उसके अंदर कुछ बटन्स होते हैं, उसके वो बटन्स को हम लोग दबाते हैं, उसके ऊपर खाना बन जाता है। अगर आप उसको भी कभी खोलेंगे तो अंदर से आपको ऐसा एक कॉइल मिलेगा। ये जो कॉइल है ये क्या है? पहली बात तो ये नाइक्रोम से बना हुआ है। तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि अभी अभी हमने देखा था कि कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे नीचे आते हैं अलॉयज। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर से कंपेयर करूं, अलॉय के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अगर अलॉय के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे नाइक्रोम यूज कर रहा हूँ तो इस नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये तो मटेरियल के हिसाब से हो गया, नाइक्रोम यूज किया, अलॉय का जो है कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये समझ में आया। दूसरा जो है, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि हमेशा ऐसे कॉइल्ड होते हैं। ऐसे कॉइल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसे कॉइलिंग कर रहा हूं मैं, तो देखिए उसका लेंथ बढ़ जाएगा कंडक्टर का। अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कॉइलिंग कर रहा हूं तो कम स्पेस में ज्यादा कॉइलिंग करने से मेरा जो है लेंथ बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो वो उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने दो फैक्टर से रेजिस्टेंस बढ़ाए हैं। एक हमने यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल में अलॉय ले लिया जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से हाई होती है, और दूसरा हमने इसको कॉइलिंग करके लेंथ बढ़ा दिया, उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं इस ओवन से?
हम इसके अंदर केक को गर्म करना चाहते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से आपका इंडक्शन कुकवेयर, आपका जो केक बेक करने का ओवन है वो, ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब इससे हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं कि ये गर्म कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कभी गर्म पानी भी बनाया होगा। गर्म पानी बनाने के लिए कई बार कुछ घरों में ऐसे एक इमर्शन रॉड यूज़ होता है। ऐसे एक रॉड होता है, ऐसे क्लिप होती है, और इस रॉड से इस तरीके से कॉइल्ड सब्सटेंस निकलता है। इसको हम पानी में डालते हैं और ये वाला जो साइड है इसको हम लोग प्लग इन कर देते हैं। ऐसा तो आपने देखा होगा। सो यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है, ये ऐसी कॉइल्ड क्यों है? अगेन लेंथ बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये जो मटेरियल है अगेन इट इज अलॉय से बना होता है, स्टील से, स्टेनलेस स्टील से, इन सब से बना होता है। तो स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब अलॉय है। सो लेंथ ज़्यादा हो गया कॉइलिंग करके तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अलॉय यूज़ किया फिर से रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के दो फैक्टर्स देख लिए, और इससे जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपका पानी गर्म हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाकर हीट तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी चीज़ें गर्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का, तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज 50,000 ओहम्स व्हेन वी आर ड्राई, हम लोग सूखे हैं। अगर हम गीले हो गए, जैसे नहाकर जस्ट आए हो, तो नहाकर आए तो आपके बॉडी में अभी काफ़ी सारा पानी है, कुछ एब्जॉर्ब हो रखा है स्किन में, सो जिसके कारण आपका जो रेजिस्टेंस है वो गिर जाएगा, वो हो जाएगा 10,000 ओहम्स। 50,000 से 10,000 हो गया। इसका मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अब हाथ लगाएंगे तो चांसेस आपके शॉक लगने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि कभी गीले हाथों से स्विच बोर्ड वगैरह नहीं छूना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो चुकी है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस जब हम ड्राई है तो 50,000 ओहम्स है, और जब हम लोग वेट है, गीले हो गए, तो 10,000 ओहम्स है। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है ना। सो ये हो गया आपका अलॉय को लेके कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ अलॉय हमने देख लिया। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस कैसे बनते हैं वो भी देख लिया। उसके लिए हमने यहाँ पे ओहम वाला फैक्टर नहीं लिया, हमने जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाला फैक्टर लिया। ये किसने बताया था? जूल ने। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो आई होप ये फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए। अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखना है सर? एग्जाम में आया तो हम लोग रेजिस्टेंस के फैक्टर्स में अगर दिया हुआ है कि एज पर ओहम्स लॉ, तो यही 3 लिखेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है तो ये 3 तो लिखेंगे, चौथा वाला लिख देंगे कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर मेंशन नहीं किया है कि ओहम्स लॉ के हिसाब से बताओ तो। अगर पूछा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एज पर ओहम्स लॉ, तो यू विल राइट डाउन ओनली दिस 3 बिकॉज टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर ओहम्स लॉ नहीं पूछा तो फिर हम लोग 4th वाला भी लिख देंगे कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब अगला जो है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला देखा RA/L। एज पर द फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये भी तो एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रही है। ऐसा लग रहा है ये इन्वर्सली है, ऐसा लग रहा है डायरेक्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक्सप्लेन करना है इसको। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हमने अभी पढ़ा कि लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए ऐसा कि मेरे सर्किट में ओरिजिनली कुछ तो एरिया था, अब मैंने एरिया को दुगना बढ़ा दिया। अगर मैंने एरिया को दुगना बढ़ा दिया तो यहाँ पे A का 2A हो गया, लेकिन अगर एरिया मेरा 2 टाइम्स बड़ा है तो यहाँ पे अगर मैं 2R कर दूंगा, 2A कर दूंगा, तो मेरा रेजिस्टेंस जो है ये भी तो 2 गुना घट गया होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे ये इन्वर्सली है तो यहाँ पे 2A है, तो ये 1/2 मतलब हाफ हो गया होगा। 1/2 मतलब हाफ, मतलब यहाँ पे R/2। समझ में आई बात? अगर एरिया मेरा 2 गुना बढ़ गया तो रेजिस्टेंस मेरा 2 गुना कम हो जाएगा, इसका मतलब R/2 हो जाएगा, और यहाँ पे L का जो L है वो वैसे रहेगा।
तो यहाँ से 2 से 2 कट के ये फिर से आर ए अपॉन एल आ जाएगा। आई होप आप ये समझे। एरिया बढ़ गया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो घट गया एज पर दिस, ठीक है ना। सो इसीलिए कट वुट के वापस से जो है रो की वैल्यू आर ए अपॉन एल ही आ गई। अब मान लिया कि मैंने कि मेरा लेंथ अब दुगना बढ़ गया है, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन, अब मैंने कर दिया यहाँ पे 2L। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरा लेंथ दुगना बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस भी तो दुगना बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2R, तो यहाँ पे फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से मेरा रो का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आर ए अपॉन एल। इस तरीके से मेरा जो रो है वो ना तो एरिया पे डिपेंड किया और ना तो लेंथ पे डिपेंड किया, वो डिपेंड सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है। बट अगेन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली एज पर ओहम्स लॉ। इफ वी कंसिडर मतलब इन टोटालिटी, तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी अगर आपका टेम्परेचर बदलेगा। तो अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग दिखेगी, ठीक है ना। अगर आपने इसको 60 डिग्री तक हीट कर दिया तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू और ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोटॉन्स है वो अब ज़्यादा इंटरफेयर करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा तेज़ी से आके उसको टकरा रहे होंगे, जिसके कारण उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है करंट को रोकने की, वो भी बढ़ जाएगी एज पर द टेम्परेचर। सो अगेन रेजिस्टिविटी के अगर आपसे फैक्टर्स पूछे जाए तो एक फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, बट दिस इज ओनली एज पर ओहम्स लॉ। अगर आप टोटलिटी की बात करें तो टेम्परेचर कैन ऑल्सो बिकम अ फैक्टर एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेजिस्टिविटी के जो फैक्टर्स है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, ओनली नेचर ऑफ मटेरियल एज पर ओहम, एंड अगर टोटलिटी की बात करें तो टेम्परेचर कैन ऑल्सो बिकम अ फैक्टर ऑफ रेजिस्टिविटी। आई होप यहाँ तक आपको थियरी समझ में आ गई। अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So I will show you 3 to 4 variations of numericals। 3 से 4 वैरायटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ होमवर्क और उसके बाद ये क्लास खत्म होगी, ठीक है। सो ये जो 3 से 4 वेरिएशन है ये आपके स्कूल में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या, ये वाले टॉपिक से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेजिस्टेंस of the wire of length 10 meters and area of cross section 2 meter square. The resistivity of wire is 1.6 into 10 raised to 8 ओहम मीटर्स। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 into 10 raised to 8 ओहम मीटर्स। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिख देंगे हम लोग गिवन, फिर लिखेंगे R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, L इज इक्वल टू 10 मीटर्स, A इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर एंड resistivity that is rho is 1.6 into 10 raised to 8 ओहम मीटर्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सीधे वैल्यूज पुट करने हैं हमें फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे हमारा जो रो का वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हमारा लेंथ है 10 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से अगर मैं इसको कट कर दूँ तो ये आ जाएगा 5। नाउ 5 इंटू 1.6, सो 1.6 और यहाँ पे हमारा 5, 5 6 इज 30 एंड 5 1 5 है, ये 3, ये हो गया 8। तो 8 इंटू 10 रेज टू 8 ओहम्स, ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सो ऐसे ही टाइप का मैं आपको यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन भी साथ साथ नोट करवाता रहता हूँ।
तो अभी हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ऐसे ही टाइप का एक होमवर्क में न्यूमेरिकल देता हूं मैं। तो होमवर्क क्वेश्चंस का भी जो नंबरिंग है वो हम लोग 1 2 3 4 रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 25 centimeters if the area of cross section is 5 meter square and resistivity is 3 into 10 raised to 10 ohm meters, then find resistance। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। एक वायर है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर है, रेजिस्टिविटी 3 into 10 raised to 8 ओम मीटर्स है। तो आपको निकालना है। ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको टाइप 1 समझ में आ गया। इसमें हमने कोई भी वेरिएशन नहीं देखा, सीधा फॉर्मूला पुटिंग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक छोटा सा वेरिएशन करके देखते हैं क्या होगा ये वेरिएशन। चलिए देखते हैं। Find the length of the wire if resistance is 12 ohms and area of cross section is 2 centimeter square। Resistivity of wire is 2 into 10 raised to 8 ओहम मीटर्स। ये है क्वेश्चन। अब बोला है कि लेंथ निकालना है। पिछली बार रेजिस्टेंस था, तो ये एक वेरिएशन है, हालांकि ये बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। उसके बाद बोला कि रेजिस्टेंस 12 है, रेजिस्टेंस इज गिवन दिस टाइम, सो R इज इक्वल टू 12 ओहम्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो रेजिस्टिविटी है रो वो है 2 into 10 raised to 8 ओहम मीटर्स। फाइंड आउट द लेंथ, L निकालना है। देखिए वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ये है कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दी है हमारे एरिया की, और एरिया हमें पता है कि उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर्स। इसका मतलब आई विल हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर फर्स्ट, वरना मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा आगे सॉल्व। अगर किसी ने यहाँ पे सीधे से 2 लगा दिया वैल्यू पुट करते वक्त तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। नाउ हाउ टू डू दिस कन्वर्जन? अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होता है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर्स को मुझे मीटर में करना है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को भी डाउट ना रह जाए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब इफ आई हैव टू कन्वर्ट दिस 2 सेंटीमीटर टू मीटर आई विल हैव टू डिवाइड बाय 100। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.02। ठीक है ना, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। तो जब सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर जाना था तो हमने इसको डिवाइड किया था 100 से, लेकिन अब तो मुझे स्क्वायर से स्क्वायर जाना है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एक और बार 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था। आप इसको समझिए, नोट करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाना है, इसीलिए 100 into 100 किया। अब ये 0.00 ऐसा नहीं लिखेंगे। व्हाट विल डू इज वी विल मेक दिस 100 into 100 एज 10 raised to 4। क्यों हुआ 10 raised to 4? देखिए यहाँ था 100, यहाँ था 100, कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो को मैं लिख सकता हूँ 10 raised to 4। तो ये 2/10 raised to 4 जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया। हमने इसको कन्वर्ट करके कर दिया 2 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था, यही इस क्वेश्चन का
वेरिएशन था, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। अब हमें लेंथ निकालना है, तो r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो आता है हमें। अब क्या है कि l को इधर छोड़िए, बाकी सबको उधर ले जाइए, इससे हो जाएगा r इंटू ए अपॉन रो, ये नीचे आएगा। अब फॉर्मूला डालने हैं, वैल्यूज डालने हैं फॉर्मूला में, ये हो जाएगा 12। एरिया जो है वो है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, अब नीचे रेजिस्टिविटी है 2 इंटू 10⁸ ओहम मीटर्स था, ये ओहम मीटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये जो है ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 10⁻⁸। सो यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12 इंटू 10⁻, ये -8 -4 आ जाएगा -12। तो 12 इंटू 10⁻12 क्या लेंथ है, तो मीटर्स। सो इस तरीके से हम लोग जो है अपना लेंथ निकाल लेंगे। तो इस वेरिएशन में हमने क्या देखा, इस वेरिएशन में हमने देखा कि एरिया जो है कई बार सेंटीमीटर स्क्वायर में दे सकते हैं, जिसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर के लिए डिवाइड बाय 100/100 करना होगा, ठीक है ना। 100 इंटू 100 करना होगा, इसका ना 10⁻⁴, और ऊपर जाके हो जाता है वो 10⁻⁻⁴। सो आई होप ये समझ में आ गया। अब ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of length 50 meters and area of cross section let's say 6 centimeter square, ठीक है। फाइंड द रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टिविटी of wire is 20 into 10⁵ ओहम मीटर्स। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में ही अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा है। इसी में थोड़ा और वेरिएशन में ऐसा हो सकता था कि लेंथ को भी यहाँ पे मीटर्स के बदले सेंटीमीटर्स दे देते, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन होता। वहां पे अगर सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर ना होने के कारण उसको तो आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब अगर यहीं पे मैं अगर 50 सेंटीमीटर्स देता, तो 50 सेंटीमीटर्स को फिर हमें 100 से डिवाइड करके वो होता 0.5 मीटर्स ऐसे। तो अभी तो इसमें नहीं है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, बट कई बार लेंथ जो है वो भी मीटर्स के बदले सेंटीमीटर्स में दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। ये हो गया दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन इस बेसिस पे, ठीक है ना। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला गया, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ 150 centimeters and radius of wire as 0.2 mm. Resistivity of wire is 3 into 10⁻⁸ ओहम मीटर्स। ये है क्वेश्चन। क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। गिवन लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंथ कितना है, लेंथ है 150 सेंटीमीटर्स, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ध्यान रखिएगा। एंड रेडियस, भाई साहब ये क्या दे दिया, 0.2 mm, और रेजिस्टिविटी जो है ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। अब R निकालने के लिए मेरे को रो, L और A, ये 3 वैल्यूज की जरूरत होती है। रो तो दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, मुझे A नहीं पता, मुझे यहाँ पे R दिया हुआ है कुछ।
तो इसका मतलब मुझे ए भी निकालना पड़ेगा ना। सो कोई भी सिलिंड्रिकल वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एक सर्कल है, तो इसका मतलब मेरे को एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे इसीलिए आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन ये आर की वैल्यू भी किस में गिवन है, मिलीमीटर्स में गिवन है। अब यहाँ से मेरे को इसे भी पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इधर ये भी एक कन्वर्जन है, ये भी एक कन्वर्जन है। उसके बाद भी ये कन्वर्जन के बाद मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में डाल के उसका एरिया निकालना है। तो आई होप आपको ये यहाँ पे वेरिएशन समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का। तो ये जो है ये एक लेवल और ऊपर है, मतलब फर्स्ट वाला तो 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ये वाला 3 मार्क में आ सकता है, ठीक है ना, कई बार, लेकिन ये भी 2 मार्क में ही आ जाता है। अगर मान लो दोनों वेरिएशन दे देते, लेंथ का भी और एरिया का भी, तो शायद 3 होता। ये वाला जो है ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। पहले हमें इस रेडियस को कन्वर्ट करना है, फिर इस लेंथ को कन्वर्ट करना है, फिर इस रेडियस को इसके अंदर फॉर्मूला में डाल के एरिया निकालना है, और उसके बाद जाकर हमारा मेन फॉर्मूला डाल के आंसर आएगा, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, स्टेप समझ में आ गए करना क्या है तो हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करना है, इसका मतलब 150 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 कट, ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर्स। ये पॉइंट ऊपर गया तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर्स, ये तो आ गया। अब ये 0.2 mm को मीटर्स में ले जाना है, एकदम बेसिक से कन्वर्जन समझा रहा हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 सेंटीमीटर ये होता है 10 मिलीमीटर्स, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सो अब मेरे को मिलीमीटर से मीटर में आना है, कैसे आऊँगा। सो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में ले आते हैं, कितना वैल्यू है 0.2 है। 0.2 mm को अगर मुझे सेंटीमीटर में ले आना है तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। आई होप ये तो समझ में आया। अब इसका मतलब अगर मैं डिवाइड बाय 10 कर लूँ मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ गया। क्या मुझे आंसर सेंटीमीटर में चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए इसको मीटर में। इसका मतलब सेंटीमीटर से अब मुझे मीटर में आना है। सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 10 से तो किया ही था मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए, अब यहाँ पे एक और बार 100 से भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। अब मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। अब इससे मैं लिख सकता हूँ 0.2 अपॉन ऐसे 1000। अब अगर मैं इसका पॉइंट भी हटा दूँ तो यहाँ हो जाएगा एक और 0, इसका मतलब नीचे आ गया 4 0। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁴? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 × 10⁻⁴, और ये हो गया हमारा कन्वर्ट इन मीटर्स। इसका मतलब ये 0.2 mm को अगर मैं मीटर में लिखूँ तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर्स। बट ये क्या है? रेडियस है। कुछ बच्चे ऐसी भी गलती कर देते हैं, ये रेडियस के ही अमाउंट को निकाल के वो इतने खुश हो जाते हैं कि उसी को ए मानते हुए फॉर्मूला में लगा देते हैं और पूरा वहाँ से गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो अभी हमारा एरिया निकालने का काम बचा हुआ है, चलिए एरिया निकालते हैं। सो एरिया जो है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे जब मैं अपना रेडियस डालूंगा तो क्या ये 2 7 से कट होगा, या इसका स्क्वायर भी 7 से कट होगा? नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उसमें 22/7 लेके, इसको लेके कोई फायदा नहीं है। लेना है ले सकते हैं, बट क्या है कैलकुलेशन में ज़्यादा डिवीजन करना अच्छा नहीं है। 3.14 ले लिया मैंने, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो मैंने लगा दी 2 × 10⁻⁴, और इसका चाहिए हमें स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ये 3.14 इंटू ये 2 का हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, ये है -4 का स्क्वायर -8, तो ये आ गया हमारा आंसर इन मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया आया है। क्या एरिया निकालना ही मेन काम था? नहीं, हमें निकालना है आर। तो अब हम लोग इसको डालेंगे हमारे फॉर्मूला में। तो आर इज इक्वल टू ρl/a। अब रो कितना है हमारा? सो रो है हमारा 3 × 10⁻⁸, ठीक है। एल कितना है? एल हमारा है 1.5, सो ये रो एल आ गया, और हमारे इधर आ जाएगा 3.14 × 4 × 10⁻⁸, ठीक है ना। ये वैल्यू एज इट इज हमने नीचे लगा दिया। अब ये 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, इसका मतलब 3 × 10⁻⁸
इंटू 1.5 और ये 10⁻+8, नीचे जो है नीचे बचेगा हमारा 3.14 इंटू 4। ठीक है, देखिए -8 + 8 कट जाएंगे आपस में, तो ये पूरा का पूरा हट गया। अब क्या बचे हमारे पास? अब हमारे पास बचा इधर 3 इंटू 1.5, जो कि आ जाएगा हमारा निकल के 4.5, है ना। 1.5 इंटू 3 4.5, और नीचे जो है नीचे हमारे पास 3.14 इंटू 4, यही वैल्यू बची हुई है। ठीक है ना, अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग इसको पेन पेंसिल से करिएगा। ठीक है, तो 4.5 डिवाइड करना है मुझे 3.14 इंटू 4 से, तो 3.14 इंटू 4 इज 12.56, सो 4.5 डिवाइडेड बाय 12.56, आंसर आता है 0.35। सो इसका मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा फाइनली, उसका आंसर आएगा 0.35 ओहम्स। सो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। स्टेप्स क्या है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के? सबसे पहले तो जो भी गिवन दिया है उसको नोट करिए, अगर कोई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, पहला स्टेप ये। यहाँ पे रेडियस भी मिलीमीटर में था, उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, उसका कन्वर्जन देख लिया। उसके बाद हमें ये समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा किसी भी वायर का सर्कुलर होता है, इसीलिए हमें πr² से एरिया निकालना है। तो वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डाला और इससे हमारे पास ए आ गया, और ए आते ही अब हमारे पास एल है, रो है और ए भी है, और इन सबको हमने अपने मेन फॉर्मूला में डाल के हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो इसके बेस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फाइंड द लेंथ ऑफ अ वायर if resistance is 20 ohm and radius of wire is 0.5 mm. If the resistivity is of wire is 2 into 10⁻⁻8 ohm meter, then find the length. ठीक है, find the length of wire if resistance is 20 ohms and radius of wire is 0.5 mm. Find the resistivity of the wire. Find the length of the wire if the resistivity is 2 into 10⁻⁻8 ohm meter. ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में और सॉल्व कर रहा हूँ जो कि रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स किए, 3 होमवर्क दे दिए मैंने, एक में रेजिस्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। आई होप ये आपको समझ में आ गया था। I will solve a numerical on resistivity. मतलब रो, इसका जो फॉर्मूला था वो था रो RA/L। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, R इज इक्वल टू ρL/A से आया है, ये इधर गया ये नीचे आ गया। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन 4th, फाइंड resistivity of a wire if the resistance is 10 ohms, the length of wire is 5 meter and area of cross section is 2 meter square। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या गिवन है? लेंथ गिवन है 5 मीटर्स, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओहम्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2 मीटर स्क्वायर। सो रो इज इक्वल टू
आर ए अपॉन एल। तो हमारा आर जो है वो 10 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2 है, और लेंथ जो है वो 5 है। तो 5 1 जा 5 2 जा, आंसर आ जाएगा हमारा 4 ओहम मीटर। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज बहुत सिंपल लिए थे। इसी में कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही बढ़ सकती है जैसे हमने वहां देखा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बदले जो है यहाँ पे आपको रेडियस दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस के बदले जो है आपको नहीं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ही होगा। लेंथ जो है ये आपको जो है मीटर्स में ये सेंटीमीटर्स में दे देंगे, या और कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये भी मिलीमीटर्स में दे देंगे। इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इसमें जो भी हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी वही कॉम्प्लेक्सिटी इन क्वेश्चंस में भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए एज अ होमवर्क। द फोर्थ क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज फाइंड द रेजिस्टिविटी if the length of wire is 200 centimeters and radius of wire is 0.3 mm. Resistance of the wire is 15 ohms. Then find the resistivity. ठीक है। सो ये 4 आपके आज होमवर्क क्वेश्चंस है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। सो आपको ये होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 करके आंसर लिखना है, और फिर हम लोग अगले वाले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, तो उससे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से चीज़ों को सीरीज में लगाए जाते हैं, कौन से चीज़ों को पैरेलल में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्कूल में जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बोर्ड्स में भी इसके काफ़ी अच्छे वेटेज होते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल तक के। तो मैं आपको एकदम 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल्स अगले पार्ट में करवाऊंगा। इसीलिए आप लोग इस जर्नी में बिल्कुल भी अलग मत हो जाइएगा, पूरे के पूरे जर्नी के दौरान में हमारे साथ बने रहिए। आपको ये चैप्टर जो है एकदम अच्छे से रॉक सॉलिड आ जाएगा, ठीक है ना, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।